नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वनलाइनर्स 8 मई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वनलाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला न्यूज़, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रेसेंट डे, ये हर साल 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनेंट, द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस एंड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस का फाउंडर हेनरी डुनेंट का बर्थ एनिवर्सरी है 8 मई। इसी दिन को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे या फिर रेड क्रेसेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। द डे एम्स टू सेलिब्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस। देखिए, रेड क्रॉस मूवमेंट एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जितने प्रिंसिपल्स है उसे वो सेलिब्रेट करते हैं, और रेड क्रॉस के लिए जितने वॉलंटियर्स दुनिया भर में काम करते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी ऑनर करते हैं। तो ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस या रेड क्रेसेंट मूवमेंट क्या है? ये बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है दोस्तों, विथ अप्रोक्सीमेटली 97 मिलियन वॉलंटियर्स मेंबर्स ऑन स्टाफ वर्ल्ड वाइड। ये बेसिकली ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए फाउंड हुआ था, एंड टू एंश्योर रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड टू प्रिवेंट एंड एलिविएट ह्यूमन सफरिंग। तो बेसिकली ह्यूमन सफरिंग को प्रिवेंट करना है, एलिविएट करना है, ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का ऑब्जेक्टिव है। इस साल का थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड। थीम आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। Now, the World Red Cross Day, also known as Red Crescent Day, was first celebrated in 1948. तो 1948 को पहली बार सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एंड द टोक्यो प्रपोजल वाज पुट इनटू इफेक्ट इन 1946 ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। अब ये क्या दोस्तों टोक्यो प्रपोजल? देखिए, 1934 में 15th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेड क्रॉस हुआ था, तब ये प्रपोजल आया था कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। पर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ही टोक्यो में जो प्रपोजल हुआ था उसे एक्सेप्ट किया था। वैसे दोस्तों 8 मई 1828 जो है ये रेड क्रॉस का फाउंडर हेनरी डुनेंट का बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इस डे को सेलेक्ट किया था। एंड हेनरी डुनेंट इज ऑल्सो ए रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज। अगला है रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। सबसे पहले ये क्या है दोस्तों? जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एक टाइप का ट्रांसिट सिस्टम है। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ये तो मेट्रो है, पर देखिए दोस्तों मेट्रो से थोड़ा सा फर्क है। मेट्रो नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। आपने देखा होगा मेजर सिटीज में है मेट्रो, जैसे दिल्ली, कोलकाता, कोच्चि, है कि नहीं? पर ये जो आरआरटीएस है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल है। तो इसके लिए जो ट्रेन सेट्स है ये गुजरात के सावली में मैन्युफैक्चर हो रहा था। तो पहला ट्रेन सेट का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो चुका है, और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हैंडओवर भी किया गया। ठीक है, ये न्यूज है। नाउ ये जो आरआरटीएस है इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड है, लाइक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस एक्सेट्रा। अब इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ट्रेन्स विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल ट्रेन्स और आरआरटीएस का डिफरेंस क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस ये दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग टाइम बहुत ही कम लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है, देखिए नॉर्मल ट्रेन्स में क्या होता है, अगर कोई रेलवे स्टेशन में स्टॉप आ गया तो बहुत पहले से इन्हें स्लो डाउन करना पड़ता है, फिर जाकर रेलवे स्टेशन में रुकेगी ट्रेन, इसके बाद स्टार्ट होके स्पीड पाने में फिर टाइम लगता है कि नहीं? मतलब एक स्टॉप के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है नॉर्मल ट्रेन्स के लिए। पर आरआरटीएस के लिए ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आपने मेट्रो या सबअर्बन ट्रेन्स में देखा होगा, इसका जो स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग टाइम है ये बहुत ही कम है कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेन्स। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी स्टॉप में जल्दी स्टॉप करना है तो सडन ब्रेक सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब इसमें है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्या है? इसमें जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा ना, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। समझ गए? तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली इसका ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन होगा उसी में ट्रांसफर करेंगे। तो वो जो ब्रेकिंग सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसी को यूज करेंगे फिर से इस ट्रेन को चलाने के लिए। समझ गए? तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम सबसे एक लेटेस्ट एंड इफेक्टिव सिस्टम आप बोल सकते हो जो आरआरटीएस में है। नाउ इट इज द फर्स्ट स्टेप टू ए सेमी हाई स्पीड मेन लाइन ट्रेन विच कैन आफ्टर बिकम द बुलेट ट्रेन इन फ्यूचर। देखिए, अब जो आरआरटीएस का स्पीड है ये सेमी हाई स्पीड है, इसे आप बुलेट ट्रेन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, पर आने वाले टाइम पर यही फीचर आप बुलेट ट्रेन में भी यूज कर सकते हो। मतलब ये बुलेट ट्रेन का एक प्रीकर्सर आप बोल सकते हो, यही कह रहा है। नाउ NCRTC will begin trial runs on the priority section of the Delhi Ghaziabad Meerut RRTS corridor shortly। तो सबसे पहले दिल्ली गाजियाबाद मीरठ कॉरिडोर जो है कमीशन किया जाएगा, और टारगेट रखा है जून 2025 तक। अगला है हाफ लॉन्ग लैंग्वेज। देखिए, आजकल नेशनल लैंग्वेज को लेके काफी डिबेट चल रहा है, तो आसाम से एक न्यूज निकल के आ रहा है दोस्तों हाफ लॉन्ग लैंग्वेज का। अब ये क्या है हाफ लॉन्ग लैंग्वेज? ये बेसिकली
नेटिवाइज्ड हिंदी आप बोल सकते हो, मतलब हिंदी का एक अलग वर्जन जो आसाम का दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को फॉर्मरली नॉर्थ कचार हिल्स भी बोलते थे। अब इधर तक हिंदी कैसे पहुंचा? 1800s में नॉर्थ कचार हिल्स में माउंटेन रेलवे सिस्टम में काम करने के लिए काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पहुंचे थे। उनके साथ साथ काफी मर्चेंट्स भी पहुंचे थे जो हिंदी भाषी थे, और उनमें से कई लोग उधर सेटल हो गया था। अब उनसे ये जो हिंदी भाषा है ये उधर फैलने लगा। एंड बाय द टाइम railway line was completed in 1899, non-tribal settlers and diverse indigenous communities across the hills had developed a dialect to communicate among themselves। देखिए 100 सालों में हिंदी थोड़ा फ्लरिश हो गया उधर, पर हिंदी जिस हिसाब से बाकी स्टेट्स में बोली जाती है उस हिसाब से तो नहीं बोली जाती है उधर, क्योंकि उनका डायलेक्ट अलग है। अब उनकी जो हिंदी है इस पर थोड़ा बहुत टिबेटो बर्मन ग्रामर यूज होता है और नेपाली एंड बंगाली एक्सेंट्स भी मिक्सड है। तो बेसिकली हिंदी का एक अलग वर्जन आप बोल सकते हो जिसे हाफलोंग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, नाउ हाफलोंग हिंदी नाम कहां से आया? इट इज नेम्ड आफ्टर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द दिमासा पीपल आर द डोमिनेंट कम्युनिटी। देखिए उस डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर्स है उसी से यह नाम मिला है। तो उधर डोमिनेंट कम्युनिटी है दिमासा। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिमासा कम्युनिटी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उधर और भी ट्राइब्स है लाइक हमार, कुकी, जेमे, बयाटे, वाईफई, हरांगखोल, खेलमा, रोंगपे, करबी, जैंतिया एक्सेट्रा। आप मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो हाफलोंग हिंदी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दूसरा दिमासा पीपल के बारे में और अदर ट्राइब्स के बारे में भी, और इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कचार हिल्स के बारे में जो अभी दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट है आसाम में। अगला है त्रिपुरा ट्राइबल अटेयर राइसा टू गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो या फिर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को उसके ओरिजिन से रिलेटेड, मतलब जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई स्पेशलिटी है तो उसे दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्यों दिया जाता है? बेसिकली उस प्रोडक्ट को रिकॉग्निशन देते हैं और उस प्रोडक्ट को जीए टैग मिलने से थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा और वो प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट हो जाएगा। वैसे जीए टैग कौन देते हैं? एक अथॉरिटी है जो चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री करके, तो वही देते हैं जीए टैग। अब देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मरयूर शर्करा करके आपने सुना होगा। मरयूर एक जगह है केरला में, उधर का जागरी, मलयालम में उसे शर्करा बोलते हैं इसलिए मैंने शर्करा बोला। अब मरयूर जागरी को जीए टैग मिला हुआ है। अब जागरी तो कई सारे रीजन्स में प्रोड्यूस किया जाता है कि नहीं? अब मरयूर में जो जागरी प्रोड्यूस करते हैं ना दोस्तों, इसी को मिला है जीए टैग। मतलब इस जागरी का कुछ स्पेशलिटी है मरयूर से रिलेटेड, समझ गए आप? तो लोग पूछ के आएंगे ना हमें मरयूर जागरी चाहिए, तो जब एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा, मरयूर में जो जागरी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा। तो इसी तरह कई सारे प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है जीए टैग। अब न्यूज क्या आया है? त्रिपुरा से राइसा करके एक ट्रेडिशनल हैंडवूवन क्लॉथ को मिलने वाला है जीए टैग। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल त्रिपुरी फीमेल अटेयर है। बेसिकली आप साड़ी से रिलेट कर सकते हो, जो साड़ी पहनते हैं ना वही। अब देखिए ये जो राइसा है इसका 3 पार्ट है बेसिकली, राइसा, रिगनाई एंड रिकुतु। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। राइसा, रिगनाई एंड रिकुतु जो है राइसा के पार्ट से, बेसिकली ये ट्रेडिशनल त्रिपुरी फीमेल अटेयर का पार्ट है। राइसा बेसिकली एक हैंड वूवन क्लॉथ है यूज्ड एज ए फीमेल अपर गारमेंट एंड ऑल्सो एज हेड गियर, ए स्टॉल, और ये प्रेजेंट टू एक्सप्रेस रेस्पेक्ट। ठीक है, नाउ अगला है रिगनाई। रिगनाई क्या है? लोअर गारमेंट है। तब बस आप इतना ही समझ लीजिएगा दोस्तों। राइसा बेसिकली फीमेल अपर गारमेंट है और जो रिगनाई है ये लोअर गारमेंट है, समझ गए? नाउ रिकुतु क्या है? इट इज यूज्ड एज ए रैप और लाइक ए चुनरी और पल्लू ऑफ द इंडियन साड़ी। ये पल्लू जैसे यूज करेंगे रिकुतु जो है। ठीक है, नाउ दिस गारमेंट्स आर ट्रेडिशनली हैंड वूवन, हाथ से मैन्युफैक्चर करता है, यही इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, नाउ इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी है दोस्तों। द कंप्लीट त्रिपुरी अटेयर इज क्लेम टू हैव ओरिजिनेटेड इवन बिफोर द टाइम ऑफ माणिक्य किंग्स। तो और एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए, माणिक्य किंग्स कहां रूल करते थे? त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में 15th सेंचुरी से लेके 500 साल तक माणिक्य किंग्स रूल करते थे। ठीक है, तो इन्हीं से आप रिलेट कर सकते हो ये जो राइजा है। एंड ऑल्दो द हिस्ट्री इज कंटेस्टेड, महाराजा त्रिलोचना अका सुभराई राजा इज सेड टू हैव इन्वेंटेड 250 डिजाइन्स ऑफ रिगनाई ड्यूरिंग हिज टाइम फॉर हिज 250 वाइफ्स। आप देखिए और एक कहानी है कि महाराज त्रिलोचना या फिर सुभ्रई राजा भी बोलते थे उन्हें, इन्होंने 250 डिजाइन्स ऑफ रिगनाई इन्वेंट किए थे फॉर हिज 250 वाइफ्स। ठीक है, ऐसा भी एक हिस्ट्री है।
तो आप मांडक्या किंग्स ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। फिर राइसा जीए टैग मिलने वाला, ये भी ध्यान दीजिएगा। और राइसा का जो 3 पार्ट्स है, राइसा का नहीं बेसिकली ये जो साड़ी है इसका 3 पार्ट्स है, राइसा, रिकना या रिकुतु, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ परशुरामा इन मैंगो मेडोज। सबसे पहले मैंगो मेडोज क्या है? मैंगो मेडोज बेसिकली एक नाम है दोस्तों, एक एग्रीकल्चर थीम पार्क का जो केरला में लोकेटेड है। वैसे ये केरला में कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मेरे घर के बहुत पास में है। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर थीम पार्क है, बहुत बड़ा एरिया है। इधर आपको वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल प्लांट्स, इंडिया में जितने प्लांट्स अवेलेबल है ना, ये सब आपको इधर देखने को मिलेगा। काफी सुंदर एरिया है। नाउ इधर एक स्टैचू अनवील किया है परशुरामा का, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है परशुरामा का। अब परशुरामा कौन है? अब सबको मालूम है। As per the Hindu mythology, Kerala was created by Parashurama by throwing his axe from Gokarna near Karwar, Karnataka. अब कर्नाटका में वेस्टर्न कोस्ट में गोकर्ण करके एक जगह है। हिंदू मिथोलॉजी ये कहता है परशुरामा उधर से अपना एक्स फेंके थे अरेबियन सी की तरफ, और जहां ये एक्स आके गिरा उस एरिया का जो सी है वो अंदर की तरफ हटा और उधर बना केरला। ये बेसिकली एक मिथोलॉजी है केरला का, केरला हिस्ट्री में लिखा हुआ है। एंड इट वाज 160 कदम ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन गोकर्णम एंड कन्याकुमारी। तो बेसिकली गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच में, ये जो गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच में 160 कदम का एरिया है केरला। ठीक है, एज पर हिंदू मिथोलॉजी कदम मतलब एक ओल्ड मेजर है। नाउ परशुरामा अज्यूम्ड टू बी अवतार ऑफ विष्णु एंड वाज हाफ क्षत्रिय एंड हाफ ब्राह्मण। तो परशुरामा के बारे में लिखा हुआ है विष्णु भगवान का अवतार थे एंड हाफ क्षत्रिय थे और हाफ ब्राह्मण भी थे। देयरफॉर ही वाज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ए योगी। तो ये एक योगी भी थे, ये कह रहा है इधर। फाइनल न्यूज, रो वर्सेस वेड। ये आजकल काफी न्यूज में दोस्तों, इवन आज का द हिंदू सप्लीमेंट में भी रो वर्सेस वेड जजमेंट के बारे में एक आर्टिकल है। ये क्या है ये हम समझेंगे। रो वर्सेस वेड 1973 का एक लैंडमार्क डिसीजन ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट था, जिसमें कोर्ट ये रूल किया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोटेक्ट्स ये प्रेग्नेंट वुमेन्स लिबर्टी टू चूज टू हैव एन अबॉर्शन विदाउट एक्सेसिव गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। मतलब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक प्रेग्नेंट वुमन चाहे तो बेबी अबॉर्ट कर सकता है। इसका राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रोवाइड करता है। ये बोला रो वर्सेस वेड जजमेंट इन 1973। वैसे जैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, इट स्टक डाउन मेनी यूएस फेडरल एंड स्टेट अबॉर्शन लॉज। देखिए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स है, अब अलग अलग फेडरल लॉज भी है अलग अलग स्टेट्स में। तो जैसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया तो सारे फेडरल एंड स्टेट अबॉर्शन लॉज स्टक डाउन हो गया। ठीक है, आजकल ये फिर से डिबेट चल रहा है इसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसलिए काफी न्यूज में है। अगर इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में तो हम एक अलग वीडियो में आपको समझाएंगे। बस अब यह ध्यान दीजिएगा रो वर्सेस वेड क्या है। बेसिकली एक लैंडमार्क डिसीजन था यूएस सुप्रीम कोर्ट का प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर अबॉर्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।